नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अति उत्तम होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आपकी तैयारी को ही लेके हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो फोर्थ पार्ट साइंस का लेके आए हैं। लास्ट प्रीवियस जो अपना पार्ट था उसमें हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में, कक्षकों के बारे में, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा का पूरा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वहां से हम लीड कर सकते हैं। लीड करने का मतलब कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो सभी के सही नहीं होने वाले, आप मान सकते हैं इस बात को। अब प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था आप उसको भी उठा के देख सकते हैं, और अभी जो एग्जाम्स के पैटर्न चल रहे हैं आरपीएससी के हो चाहे वो आरएसएमएसएसबी के या आरएसएसबी के हो, आप इन पैटर्न में देख सकते हैं कि जो साइंस और जो मैथ पूछी जा रही है वो बहुत बढ़िया लेवल की पूछी जा रही है। और जो स्पेसिफिक साइंस और मैथ का जो एग्जाम होगा तो हम उसी के हिसाब से चीजें कर रहे हैं। तो लास्ट लेसन में हम क्वांटम नंबर कर चुके थे। हम अ, ये क्वांटम नंबर के बाद दूसरा टॉपिक क्या बोला मैंने, कक्षकों के बारे में हम कर चुके थे। हम उसके बाद जो ओफबो का नियम है वो कर चुके थे। हम हुंड का नियम कर चुके थे। हम पाउली का अपवर्जन नियम कर चुके थे। हम अन प्लस अल का नियम भी कर चुके थे। और उसके बाद हम ये पढ़ रहे थे कि कक्षकों में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को किस तरह भरा जाता है। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक। कौन सा टॉपिक दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम के आधार पर बढ़ना। क्या करना? इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम के आधार पर भरना। और हम ये बात कर चुके हैं साथ में इसके साथ क्या कि ऊर्जा का कैसे मालूम चलेगा? ऊर्जा का ऊर्जा का स्तर कैसे मालूम चलेगा? ये आपको मालूम चलेगा किससे? n प्लस अल नियम से। n प्लस अल नियम से। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। अल क्या है? द्वितीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर है। यहां से हम पता कर सकते हैं। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो अस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अस कक्षक में कितने अस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। पी में कितने भरे जा सकते हैं? 6। डी में कितने भरे जा सकते हैं? 10। और अप में कितने भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। दरअसल अस जो है, माफी चाहूंगा, दरअसल अस जो है वो एक ही प्रकार का होता है, इस वजह से इसमें एक ही आपको कोष मिलेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जबकि पी में हमने बात की थी पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स पी वाई और पी जेड ये तीनों होते हैं, तो इनमें पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके बाद यहाँ। तो ये जो सीक्वेंस मैंने भरा ये हुंड की बहुलता का नियम को बताता है, और पिछली बार यहीं से क्वेश्चन आया भी था। ये समवृंज कक्षक है। मैं बता देता हूँ आपको कैसे कक्षक है। समवृंज कक्षक है यानी कि ऊर्जा जो होती है उनकी समान होती है। ऊर्जा क्या होती है? इनकी समान होती है, लगभग समान कहेंगे हम। समवृंज कक्षक कहेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन इसी सीक्वेंस में भरे जाएंगे। ठीक है। डी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन इस तरह भेजे जाते हैं, और इसी तरह जो है वो कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भेजे जाते हैं, पहले इस तरह और उसके बाद इस तरह। तो आपके समझ में आ गया होगा यहाँ कुल किस तरह इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं। समवृंज कक्षक उनको कहा जाते हैं जिनकी ऊर्जाएं समान हो, जिनकी ऊर्जा क्या हो? समान हो। तो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों क्या है? समवृंज कक्षक है। अटका लेना इनको एक जगह। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैंने आपको एक क्रम बताया था कि n प्लस ऊर्जा के n प्लस अल के आधार पर भरा जाता है, लेकिन आप इनको एक फिक्स याद कर सकते हैं। कैसे? कि आप पहले लिखें क्या? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, उसके बाद 4s, 5s, 6s, 7s।
यहाँ तक कर लिया। उसके बाद 2p से स्टार्ट कीजिए, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। उसके बाद 3d 4d, यहाँ 5d आएगा, यहाँ 6d आएगा। उसके बाद 5f, उसके बाद सॉरी उसके बाद आएगा यहाँ 4f 4f और यहाँ आएगा 5f। आप इनको क्या कीजिए, सर्किल लगाइए, और सर्किल लगाने के बाद क्या करना है, एरो लगाने हैं। एरो लगाने से क्या होगा कि आपको ऊर्जा का एकदम सही सीक्वेंस मिल जाएगा, आपको वो बार बार जो है वो ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। पता नहीं किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले, कहाँ तक पूछ ले, तो हमें ये ध्यान में रखना है। और इसको याद रखने की कोई खास लंबी चौड़ी कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। 1 से 7 तक ही है, 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, 4 से ये स्टार्ट हो रहा है। अब जब हम इसमें क्रॉस लाइन लगाते हैं इस तरह, तो इस तरह पहले 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2s में, पहले 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, 3s में, उसके बाद 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, इस तरह ही चलते रहेंगे। हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो कुछ एक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिखता हूं जो विशेष है, या फिर पहले हम सामान्य लिखते हैं और कुछ विशेष होगी उनके बाद में बात करेंगे। पहला जो है वो कौन है, एक नंबर पे कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। 2 नंबर पे कौन आता है, हीलियम। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां तक तो अपने देख लेते हैं। पहले कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम जो आप बोलना चाहें, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आगे लिख 30 तक लेते हैं। कुछ एक का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे, सभी का लिखेंगे नहीं। 22 23 24 25 26 और 27 28 29 और 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब जो इनका इलेक्ट्रॉनिक, जिस परमाणु क्रमांक पर ये है उतनी उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उतने उसमें क्या है, प्रोटॉन है। हमें इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन बढ़ना है। तो 1 नंबर पे है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे पहले किसमें आएगा, 1s में आएगा। किसमें आएगा, 1s में आएगा। और 1s में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 ही आएगा। आ दो सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, 1s में आएगा। और 1s में जब आएगा तो 1s में हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 भर दिया, आगे की जगह ही नहीं। अब आ गया लिथियम में। लिथियम की बात करें तो लिथियम में क्या रहेगा, 3 इसका परमाणु क्रमांक है, तो 3 इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1s में कितने आएंगे, 2। 1s के बाद कौन आएगा, 2s। 2s में इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी अपने पास एक ही है, भरने के लिए 3 हो चुके हैं पूरे। बेरिलियम में 4, तो 2 जो आएंगे फर्स्ट s में, 2 जो आएंगे वो सेकंड s में आएंगे। बेरिलियम 1s2 2s2 2p1। मैं लिख देता हूं, आप समझ लेना कि अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन p2 आएगा, 2p2, नेक्स्ट आएगा 2p3 2p4 2p5 2p6, इस तरह 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 और इसी तरह 1s2 2s2 2p6। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा किसमें, 1s2 2s2 2p6। अब 2 2 4 6 10 p7 नहीं किया जा सकता। अब 2p के बाद कौन आया, 2p के बाद आया 3s। अब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा किसमें,
3s में भरा जाएगा, तो 3s1, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। एल्यूमिनियम का इसी तरह क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 तो आएगा ही, 3s2 आ गया। अब 2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 2 4 6 10 2 12, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। वो अब 3s के बाद कौन आएगा, 3s के बाद 3p है। 3s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन भरना है, 3p में भरना है, 4s में नहीं, 1s में, 1s के बाद नेक्स्ट एरो 2s में, नेक्स्ट एरो 2p में, तो 2p में, 3s में, 3p में, इस तरह भरना है। तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3p में, 3p1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तक सेम रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 3p3। ये यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, 3p क्या आ जाएगा 4। यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, और आर्गन आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे 4s में, किसमें आएंगे 4s में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। इसी तरह यहाँ क्या जाएगा 4s2। अब 4s में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाना स्टार्ट होंगे, डी में। 4s के बाद कौन है, डी, तो डी में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट होंगे। तो स्कैंडियम में क्या लिखा जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। इस तरह समझ गए होंगे आप। यहाँ इस तरह इसमें क्या आएगा 3d2 आएगा। ये चीजें, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बहुत सारी चीजें पता चलती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वास्तव में काम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आप कह सकते हो, उपयोग लिख सकते हैं आप इसका, क्या उपयोग है, उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, क्या उपयोग है, पहला उपयोग रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक क्या बताएगा ये, रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में, किसके बारे में बता रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, यहां लिख देता हूं अभिक्रियाशीलता। दूसरा, कोई रासायनिक कितना अभिक्रियाशील है, कितना कम अभिक्रियाशील है, ये बताएगा। दूसरा, धात्विक अधात्विक प्रकृति के बारे में भी यही बताएगा, धात्विक और अधात्विक प्रकृति के बारे में भी यही बताएगा। तीसरा, कि किस तरह अणु का निर्माण होगा, किस तरह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, अणु के निर्माण की व्याख्या भी इसी से संभव है, इसी से ही संभव है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। धात्विक क्या, धातु क्या होते हैं, आपको जो भी मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त रीट की जो बढ़िया ढंग से तैयारी कर रहे हैं, आपको धातु की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है कमेंट बॉक्स में, एग्जैक्ट डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज नहीं लिखनी, डेफिनेशन लिखनी, एग्जैक्ट डेफिनेशन ध्यान रखना। ये अपना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ दो चार चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उपयोग मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक यहाँ एक मैं अगर लिखना चाहूं तो नेक्स्ट अपने एक बार स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हमें एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, वापस हम लास्ट प्रीवियस पेज पे चलेंगे कि अर्ध पूरित कक्षकों तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व का क्या जुगाड़ है, सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर कोई कक्षक आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने बात की नियोन की बात करते हैं, नियोन का परमाणु क्रमांक 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 लिखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं 2p, आपको जो 2p दिखाई दे रहा है, ये 2p जो है ये p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, कितने आ सकते हैं 6 भरे में। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा इसको, पूर्ण पूरित, क्या कहूंगा पूर्ण पूरित, क्या कहूंगा पूर्ण पूरित कहूंगा। जैसे कि S1 है, P3 है, D5 है, F7 है।
या S2 है, P6 है, D10 है और F10 है, ये 14 है। तो ये पूर्ण पूरित कक्षक है, जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो भर दिए गए हैं, इसका मतलब इनका स्थायित्व ज्यादा है। और ये क्या है, अर्धपूरित। क्या है, अर्धपूरित। अर्धपूरित होने की वजह से इनका भी स्थायित्व क्या है, ज्यादा। इनका स्थायित्व भी क्या है, ज्यादा है। तो हम ध्यान रखेंगे कि अर्धपूरित कक्षकों का और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अर्धपूरित से ज्यादा और अर्धपूरित का जो सामान्य है उनसे ज्यादा। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ये जो कारण है ये प्रभावित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ये कारण प्रभावित करते हैं। इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे किसका, क्रोमियम का, तो क्रोमियम का आपको हिसाब से तो लिखना ऐसे चाहिए। कैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, ये आना चाहिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 8 2 20 और 4 24 24 परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। कॉपर का भी देखेंगे आप, 29 कॉपर का, तो 29 कॉपर का भी आपको ऐसा मिलना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29, इतने ही होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्ट में क्या होता है, एग्जैक्ट में आपको ये मिलेगा कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको कुछ ऐसा मिलता है। इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह यूं लिखा मिलेगा 4s1 और 3d5। ये ऊपर वाला गलत बताया जाता है और नीचे वाला सही, और इसमें भी ऐसे ही होगा। क्या होगा, 4s1 और 3d10। अब कोई बंदू पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा होने का कारण ये दोस्तों मैंने अभी बताया कि ये तो 3d9 है और ये 3d10 है। यहाँ 3d4 की बजाय 3d5, यहाँ अर्धपूरित है। ये कहानी है किसकी, अर्धपूरित कक्षकों की। किसकी, अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक। और ये जो कहानी है किसकी है, पूर्णपूरित कक्षक। कौन से कक्षक है, पूर्णपूरित कक्षक। इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए। दूसरी बात, यहां जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ इस तरह होगा। इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा और इसमें ऐसे होगा, फिर आगे ऐसे और इसमें ये आपको भली भांति ध्यान होना चाहिए कि इनमें इलेक्ट्रॉन जो हो इस तरह भरे जाते हैं। इसके अलावा कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मोस्टली इतना ही है जो हम लिख चुके हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर इस तरह के नियम प्रभावित नहीं करें तो आपको ये, आप इसको याद रखें और इसके बेसिस पे आप जो है वो बढ़िया एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं। पूर्णपूरित अर्धपूरित कक्षों का स्थायित्व हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, जैसे ये आ गया कि सोडियम ने Na+ डोनेट कर रखा है। अच्छा, यहां से हम एक चीज और देख लेते हैं, आयन होते क्या है। आयन कोई भी तत्व जो है वो प्रकृति में हमेशा स्थायी होने की कोशिश करता है। तो स्थायी होने की इस कोशिश के अंदर वो क्या करता है कि या फिर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या रिसीव करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेट और रिसीव किस लिए किया जाता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। जैसे कि बोर ने बताया था, क्या बताया था बोर ने, कि बोर ने यह बताया था, नोट डाल के लिख लेना, बोर को नोट डाल के लिख लेना, क्या लिखेंगे कि बोर ने यह बताया था किसी भी कक्षा में, किसी कक्षा में, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, 2n² होती है, 2n² होती है। जैसे कि किसी ने पूछ लिया कि ये कोई अपना एक क्या है
परमाणु है। इस परमाणु के अंदर ये फर्स्ट है के, या फिर इसको 1 बोलेंगे, ये एल या 2 बोलेंगे। अगर थर्ड भी अपने ड्रॉ करें तो ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एम या फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 2 1 स्क्वायर अप्लाई करने पर एन की जगह 1, 2 इंटू 1 की स्क्वायर, 2 1 जा 2, और यहाँ 2 1 स्क्वायर लगाने पे 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 n स्क्वायर लगाने पर 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 3 जा 9, 18। इस तरह कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ इस हिसाब से देखें तो कोई भी जो कक्षक है, कोई भी तत्व जो अपनी कक्षा में सही इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, ये जो सही इलेक्ट्रॉनों की कोशिश होती है ना, इसी के दौरान वो स्थायित्व प्राप्त करता है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन सही करने के लिए, ऑप्टिमम लेवल पर करने के लिए, वो या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या रिसीव करेगा। तो अगर डोनेट किया जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाएगा? त्याग किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाएगा? त्याग किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग से आयन निर्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के त्याग से क्या निर्मित होते हैं? आयनों का निर्माण होता है। आयनों का निर्माण होता है। आयनों का निर्माण होता है। आयन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक तो कौन सा? धन आयन। एक तो कौन सा? धन आयन। और एक कौन सा? ऋण आयन। एक कौन सा? ऋण आयन। धन आयन कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन के त्याग से बनने वाला। इलेक्ट्रॉन के त्याग से बनने वाला। और ये इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से बनेगा। अब धन आयन जो है, धन आयन जो है, जैसे कि हमने बात की सोडियम की। किसकी बात की? सोडियम की। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने सोडियम का देखा 1s2 2s2 2p6, सॉरी 1s2 2s2 2p6। तो ये पूरे 8 हो रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल भी देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? एक इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इलेक्ट्रॉन पर सोडियम भी क्या जाता है? प्लस आ जाता है। 1 1 को लिखो चाहे ना लिखो, सीधा ऐसा लिख दो। इसी तरह मैग्नीशियम की बात करो तो मैग्नीशियम लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा। यहां देखो लास्ट में 3s2 3p6, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। 5 and 2 7। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 and 2 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने करने की कोशिश करेगा? 8 करने की कोशिश करेगा। ये थर्ड में है, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड। तो s और p जो है वो थर्ड क्लास, थर्ड कक्षा में स्थित है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे 5 और 2 7। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन को आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन में कितने हो गए? 4 और 2 6 हो गए। फ्लोरीन में कितने हो गए? 5 और 2 7 हो गए। तो आप जब इनको आप देखेंगे, सोडियम ने क्या किया? सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसलिए इसने डोनेट कर दिया, तो आप इसको अन्य प्लस लिख सकते हैं, अन्य +1 लिख सकते हैं। मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो आप इसको Mg+2 लिखेंगे। क्लोरीन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता पड़ रही है 7 से 8 करने के लिए, इसलिए -1 आ जाएगा। ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, उसको रिसीव करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए, इसमें -2 आ जाएगा। फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रिसीव करने के लिए, अपना रिसीव करना है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको 8 पूरे करने के लिए, तो इस पे भी -1 आ जाएगा। तो ये हो गए अपने आयन, द नाइन और ऋणायन। बनते कैसे हैं मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी बता दिए। और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये बोर का बताया गया था। किसका बताया गया था? बोर ने बताया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आ गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बहुत आसान है, बस हम कर इसलिए कर रहे हैं ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। 1s2 2s2 2p6। अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होने चाहिए? 11। कितने होने चाहिए? 11। लेकिन एक तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, इसका मतलब एक कम हो जाएगा। क्या कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन को बनना है। ऑक्सीजन की बात करें O-2, O-2 है तो इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, 2 इसने ले लिए, अभी पड़े भी है इसके बाद 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनने हैं 1s2 2s2 2p6। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हमारा ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आयनों के बाद हमारा बचती है संयोजकता। क्या बचती है? संयोजकता। संयोजकता वैलेंसी।
मतलब कोई भी जो तत्व है, जैसे ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, तो 2 उसकी संयोजकता है, 2 उसकी क्या है, संयोजकता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन की 2 संयोजकता है, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ रहा है तो उसकी 1 संयोजकता है। सोडियम की भी कितनी संयोजकता है, 1 संयोजकता है। मैग्नीशियम की कितनी संयोजकता है, 2 संयोजकता है। एल्यूमिनियम की कितनी संयोजकता है, 3 संयोजकता है। यानी कि स्थायित्व के प्रक्रम के दौरान खोए गए या प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या कहेंगे हम इसको, स्थायित्व के दौरान परमाणु द्वारा प्राप्त किए गए अथवा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या होती है, संयोजकता। क्या होती है, संयोजकता। काफी तत्वों की तो संयोजकता हम कर चुके हैं, लेकिन आपको बहुत सारे तत्वों की संयोजकता याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, बड़े बड़े तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सल्फेट की SO4 -2 -2 संयोजकता होती है इसकी। सल्फाइड की भी कितनी होती है, -2, इसका नाम है सल्फेट और इसका नाम है सल्फाइट। क्या नाम है, सल्फाइट। CO3 -2 कार्बोनेट, क्या नाम है, कार्बोनेट। HCO3 -2 इसका नाम है बाइकार्बोनेट, इसका क्या नाम है, बाइकार्बोनेट। अगर अकेला अस -2 हो, अस की मतलब -2 पावर है, -2 पावर मतलब वैलेंसी की बात करें संयोजकता का, तो इसको बोलेंगे क्या, सल्फाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सल्फाइड। ऑक्सीजन की -2, तो ये -2 जो है ये क्या है, ऑक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। कितनी है, -2 है। OH- ये है हाइड्रोक्सिल। क्या है, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, -1। ठीक है, अच्छा, बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट NO3-, इसे क्या मिलेगी, नाइट्रेट मिलेगी। क्या मिलेगी, नाइट्रेट मिलेगी। NO2-, इसको मिलेगा नाइट्राइट। क्या नाम मिलेगा इसको, नाइट्राइट। दोनों की वैलेंसी कितनी, -1 -1। ठीक है, और हम बात कर सकते हैं, अच्छा, और अगर आप कुछ खास देखो तो आप ये भी मिल सकता है आपको, O2, O2 की अगर माइनस हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, याद रखना, सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। नाम आ गया, ये जब आ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। अगर ये दे दिया तो इसका नाम लिखना O2 की पावर, O2 की पावर मतलब O2 की वैलेंसी -2, तो आप इसको बोलेंगे क्या, पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा काफी हैं, जैसे कि और बात कर लेते हैं, क्लोराइड। ये क्या है, क्लोराइड है। क्या है, क्लोराइड है। अच्छा, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये तो है ही, एल्यूमिनियम वगैरह भी आ गए। ये तो बड़े बड़े जो मैंने आपको नाम लिख के बताए हैं ताकि आपको याद हो जाए। बाकी मैं आपके सामने एक टेबल रखता हूँ, आप उस टेबल में से और भी देख सकते हैं। हम उस टेबल को थोड़ा देख लेते हैं तो रह नहीं जाए हमारा। हाइड्रोजन क्या है, +1। हाइड्रोजन की स्टेट क्या रहने वाली है, वैलेंसी क्या है, +1। हाइड्राइड क्या है, -1। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल बताया अभी, माइनस है तो हाइड्रोक्साइड -1। क्लोरीन +1 सीधा। क्लोराइड, आइड लग गया तो वो माइनस के लिए है, आइड जो है माइनस के लिए लगता है। क्लोराइड का हो गया, ब्रोमीन का हो गया, ब्रोमाइड -1। आयोडीन का हो गया -1। ऑक्सीजन का -2। ऑक्साइड का ये तो ऑक्सीजन का सीधा है, ऑक्साइड का -2 है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का सीधा ही है ऐसे। अच्छा, सल्फाइड का -2। ठीक है, सल्फेट की -2, सल्फाइड की -2, नाइट्राइड की -3 है। आप इसको भी यहां लिख लेना,
नाइट्राइड की -3, नाइट्रेट हो चुका है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इनका कोई मतलब नहीं है, फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट जो है वो है PO4 और इसकी वैलेंसी -3। ये जो दे रखे हैं ना ऑक्सीजन ऑक्साइड, ऐसे तो सीधे कोई क्लोरीन है, इसने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिखा गया +1 दिखा रखा है, ये तो इसने केवल फॉर्मेलिटी दे रखी है, ये होते नहीं है इस तरह। अगर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन +1 शो करेगा ना तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। कार्बन जो है वो ऐसे शो करता ही है +4, और कार्बोनेट जो है वो CO3 -2, बाइकार्बोनेट -1। अच्छा मैंने ये गलत लिखवा दिया क्या? थोड़ा देखता हूँ, चेक कर लेते हैं इसको। ये आप देख लेना, उसको उतार लेना टेबल को, आपके सामने है, मैंने रोक दी थी। CO3 -1 है इसकी, क्या है? जैसे कि NaHCO3 इस तरह होता है। तो ये संयोजकता, ये क्या है? अपनी संयोजकता। चलिए दोस्तों, संयोजकता का अपना टॉपिक पूरा होता है। संयोजकता के बाद बात आती है किसकी? अणु की। किसकी बात आती है? अणु की। अब अणु क्या है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक थोड़ी बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। और इस बड़ी इकाई की खास बात क्या है कि जैसे कि जल की बात कर रहे हैं तो जल का अणु है H2O, इसमें परमाणु हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के मूलभूत गुणों को नहीं दर्शाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के मूलभूत गुणों को नहीं दर्शाएंगे। मूलभूत गुणों को कौन दर्शाएगा? H2O दर्शाएगा। कौन दिखाएगा? H2O। तो ये अणु है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक पदार्थ की एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। पदार्थ की मिलकर पदार्थ की एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। और ये जो बड़ी इकाई है, ये जो बड़ी इकाई है, यह पदार्थ के गुणों को दर्शाती है। गुणों को दर्शाती है। परमाणु जो था वो प्रकृति में नहीं रह सकता था, स्वतंत्र नहीं रह सकता था, जबकि अणु प्रकृति में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ गुणों को दर्शाती है तथा प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व भी रखती है। जैसे कि H2O, जैसे कि NaCl, ये सब इस तरह से होते रहेंगे। अब प्रकार, अणु के प्रकार, अणु के प्रकार, अणु के प्रकार, अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा? समपरमाणविक, समपरमाणविक, समपरमाणविक। और दूसरा कौन सा? विषम परमाणविक। दूसरा कौन सा? विषम परमाणविक। समपरमाणविक कौन सा? समपरमाणविक वो जिसमें समान परमाणु हो, समान तरह के परमाणु हो, जिसमें समान तरह के परमाणु हो, जिसमें समान तरह के परमाणु हो, समान तरह के परमाणु हो, और जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु, अलग अलग प्रकार के परमाणु हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे पढ़े हैं, H2O3
Cl2 ये समपरमाणविक है, जैसे कि HCl ये अणु है, लेकिन अलग अलग परमाणु होने की वजह से ये क्या कहेंगे, समपरमाणविक कहेंगे। HCl, CO2, HNO3, H2SO4, बहुत एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इनके, तो कोई एंड नहीं है। अब आ गई परमाणविकता, हम क्या पढ़ेंगे अब, परमाणविकता विशेष टॉपिक है अलग से, परमाणविकता, एटमोसिटी, एटमोसिटी, एटमसिटी, एटमसिटी, ये लीजिए दोस्तों, ठीक है। एक अणु में अणुओं परमाणुओं की संख्या कितनी है, वह उसकी परमाणुविकता कहलाती है। एक अणु में परमाणुओं की संख्या, किसी पदार्थ के एक अणु में परमाणुओं की संख्या, पदार्थ के एक अणु में परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुविकता कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणुविकता कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर H2 है तो ये द्विपरमाणुविक है, द्विपरमाणुविक है। जैसे कि O3 है तो इसकी परमाणुविकता कितनी है, 3 है। CO2 है तो इसकी परमाणुविकता कितनी है, 3 है। H8 है तो इसकी परमाणुविकता कितनी है, 8 है। HCl है तो इसकी परमाणुविकता कितनी है, 2, एक ये 2 परमाणु है। जैसे कि और कर लीजिए आप, HO3 3, एक 4 और एक 5 परमाणुविकता है। तो कई बार इनको क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है और उस टाइम हम पजल हो जाते हैं, एग्जैक्ट पूछा जाता है तो इश्यू आ जाता है, और कुछ भी नहीं है। परमाणुविकता हो चुकी है, और परमाणुविकता के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, उसके बाद परमाणुविक द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान इतना छोटा था कि इस वजह से इसे मापा जाना बहुत मुश्किल था, बात करनी भी इसकी मुश्किल थी। जैसे कि हाइड्रोजन का एग्जैक्ट द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान मिलेगा आपको 1.6736 into 10⁻⁻24 kg। अब अगर अपने इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, तो एक नई यूनिट खोजी गई। नई यूनिट क्या खोजी गई, उसके लिए ये कहा गया कि C12 के द्रव्यमान का 12वां भाग और O16 के द्रव्यमान का 16वां भाग, इनका जितना गुना होगा वो एक AMU कहलाएगा। का कितना गुना, वही उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और वास्तव में ये क्या होते हैं, C12 का जो द्रव्यमान का 12वां भाग है, या ऑक्सीजन 16 का जो 16वां भाग है, वो क्या होता है 1.6605 into 10⁻⁻24 kg। तो अगर आपको ये पता करना है, अच्छा इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, या फिर U कहा गया। अब U लिखते हैं यूनिफाइड मास, पहले तो क्या कहा जाता था AMU, लेकिन अब थोड़ा चेंज करके इसको क्या कर दिया, सीधा U कर दिया, यूनिफाइड मास के नाम से। अब अगर आपको हाइड्रोजन का द्रव्यमान पता हो गया, लेकिन हम यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान देखेंगे, अगर उसको पता करना है तो हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान कैसे पता किया जाता है कि ये इसका जो एग्जैक्ट द्रव्यमान है 6736 into 10⁻⁻24 डिवाइड बाय 1.6605 into 10⁻⁻24, कैसे करेंगे तो आंसर आएगा 1.0088, और हम इसे ही पढ़ते हैं।
हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, लगभग 1.8 वाला 008 वाला छोड़ देते हैं। तो आपके समझ में आ गया कि द्रव्यमान जो परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है कि इनका ये जो है वास्तव में ये कितना है, ये इतना है, इसका कितना भाग है, इसका अगर 2 गुना है तो उसको हम क्या कहेंगे 2 mu। क्या कहेंगे, उसका द्रव्यमान कितना होगा 2 mu। जैसे कि हीलियम को हम कहते हैं, हीलियम का सॉरी 2 2 4 होता है, मतलब हीलियम का 4, अगर हीलियम का द्रव्यमान कितना है, हीलियम का द्रव्यमान, हीलियम का द्रव्यमान हम कहेंगे 4, कितना कहेंगे 4, तो इसका मतलब वो इसका 4 गुना है, इसका कितना गुना है 4 गुना है। आप लगभग दुगना कर सकते हैं, लगभग क्या कर सकते हैं दुगना कर सकते हैं पता लगाने के लिए। किसका दुगना कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक का। किसका दुगना कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक का। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं और साथ में न्यूट्रॉन रहते हैं, इन्हीं दोनों को ही द्रव्यमान में शामिल किया जाता है क्योंकि ये ही सेंट्रलाइज्ड रहते हैं। तो आप लगभग दुगना कर सकते हैं, जैसे कि हाँ हाइड्रोजन का एक ही रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है 0 होता है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। जैसे कि सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का क्या होता है 23 होता है, सोडियम का क्या होता है 23 होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का जो है वो 16 है ही, जैसे कि बोरॉन का जो क्या है वो 10 है। तो आपको इस तरह ध्यान रखना है। जैसे कि वो सल्फर है, सल्फर का कितना होगा 32 होगा, तो इसका मतलब ये सल्फर का जो वेट है वो इसका 32 गुना है, लगभग 2 गुना होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये दोस्तों इनके परमाणु द्रव्यमान की कहानी है। समस्थानिकों का भी परमाणु पे क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु के द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपने बढ़िया ढंग से क्लास लगाई होगी और चैनल को लाइक किया होगा, शेयर भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर नहीं किया तो दोस्तों जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। परमाणु द्रव्यमान पर समस्थानिकों का कैसे प्रभाव पड़ता है और आगे मोल संकल्पना तक चलेंगे। हम जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आपको साथ साथ बस बढ़िया ढंग से नोट्स बनाने और बढ़िया ढंग से स्टडी करनी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।